दोस्तों स्वागत है सभी का एग्जाम सिद्ध एमएस यूट्यूब चैनल पर। क्लास 11th सामान्य हिंदी का आज हम पेपर देखने वाले हैं। इसको देखेंगे कि कैसा प्रश्न आए हैं आपके हाफ ईयरली एग्जाम हिंदी के पेपर में। कोड ए है, 100 नंबर का पेपर होता है, 3 घंटे 15 मिनट है। लेटेस्ट एग्जाम 2023 की हाफ ईयरली एग्जाम के लिए बहुत ही अच्छा मॉडल पेपर होने वाला है, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना। साथ ही साथ आप ये वीडियो कौन से शहर कौन से गांव से देख रहे हो, अपने शहर या गांव का नाम कमेंट बॉक्स में लिखना बिल्कुल मत भूलना। तो चलो बच्चों शुरू करते हैं। इसको हम सॉल्व भी करेंगे बहुविकल्पीय प्रश्न और बताएंगे कि कैसे कैसे आपको किस तरह से सॉल्व करना है, और देखेंगे इस पूरे पेपर में कि क्या क्या पूछा जाता है क्लास 11th सामान्य हिंदी में। तो यहाँ पर निर्देश पढ़ लेते हैं। प्रारंभ के जो 15 मिनट हैं वो आपको पेपर पढ़ने के लिए दिए गए हैं, सभी प्रश्न करना अनिवार्य है। सबसे पहले 10 बहुविकल्पीय प्रश्न हैं। 10 बहुविकल्पीय प्रश्न हैं, 10 हैं गद्य साहित्य के इतिहास से और 10 हैं पद्य साहित्य के इतिहास यानी कविता साहित्य के इतिहास से। सबसे पहला प्रश्न है, महावीर प्रसाद द्विवेदी द्वारा संपादित पत्रिका कौन सी है? तो बहुत ही आसान उत्तर है, सरस्वती के संपादक थे आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी। इसके बाद भारतेंदु युग के सुप्रसिद्ध लेखक हैं, तो सरदार पूर्ण सिंह द्विवेदी युग के हैं, ये भी द्विवेदी युग के हैं, ये भी द्विवेदी युग के हैं, ये भी इनका भी कुछ पता नहीं चला सही से गूगल पे। तो आप कमेंट करके बताओ कि कौन भारतेंदु युग के सुप्रसिद्ध लेखक हैं। इस प्रश्न का उत्तर नहीं मिल पाया। आपको बताना है सरदार पूर्ण सिंह या किशोरी लाल गोस्वामी या गुलाब राय या जयप्रकाश भारती। आपको कमेंट करके ज़रूर सही उत्तर बताना है ताकि बाकी लोगों को भी पता चले। अष्टयाम के रचनाकार कौन है? तो नामादास यहाँ पर लिखा हुआ है, लेकिन सही शब्द है नाभादास। तो अष्टयाम के रचनाकार कौन है? नाभादास। ये सेकंड वाला विकल्प सही है। बाणभट्ट की आत्मकथा की रचना विधा क्या है? मतलब ये एक उपन्यास है या जीवनी है या कहानी है या आत्मकथा है? तो ये एक क्या है? उपन्यास है। क्या है? उपन्यास है। पहला वाला विकल्प सही है। खड़ी बोली गद्य के जन्मदाता कौन है? तो ये हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र। यहाँ पर 4 वाला ऑप्शन करेक्ट है। अब कविता साहित्य का इतिहास आ जाता है। यहाँ पर कविता साहित्य के इतिहास में जो पहला प्रश्न पूछा गया है, पहला प्रश्न क्या है? पहला प्रश्न है कि श्रावकाचार के रचनाकार कौन है? श्रावकाचार के रचनाकार हैं देवसेन। ये तीसरा वाला ऑप्शन करेक्ट है। हिंदी काव्य जगत के प्रथम कवि किसे माना जाता है? प्रथम कवि कौन है? तो सरहपा हिंदी काव्य के प्रथम कवि माने जाते हैं, प्रथम कविताकार माने जाते हैं। नानक देव किस शाखा के कवि हैं? तो ये भक्ति के ज्ञानाश्रयी शाखा के कवि हैं। तो यहाँ पर 4 वाला ऑप्शन सही है, ज्ञानाश्रयी वाला। रामचरितमानस की भाषा क्या है? तो रामचरितमानस की भाषा अवधी है, दूसरा वाला ऑप्शन सही है। और भक्तिकाल का महाकाव्य कौन सा है? पृथ्वीराज रासो आदिकाल का है। ये आपके छायावादी युग जयशंकर प्रसाद का महाकाव्य। उर्वशी भी उन्हीं का है। सूरसागर होना चाहिए, 100% श्योर नहीं हूँ, एक बार चेक कर लेना। यहाँ पर भक्तिकाल का महाकाव्य कौन हो सकता है? सूरसागर, जो कि सूरदास द्वारा रचित है। चलो चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। यहाँ पर 10 बहुविकल्पीय प्रश्न समाप्त होते हैं। 10 नंबर आपको मिलेंगे अगर आपके 10 प्रश्न सही होते हैं। काफ़ी अच्छा मॉडल पेपर है, तो इसको वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बाकी सभी मॉडल पेपर यहाँ पर लगातार आने वाले हैं। चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन का जो आइकन है उसको प्रेस कर देना ताकि नोटिफिकेशन ना मिस हो। चलो चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। अब देखो यहाँ पर वही है कि गद्यांश दिया होगा, उसके नीचे आपको उत्तर लिखने हैं। गद्यांश चारों ओर आँख उठाकर देखिए तो बिना काम करने वालों की ही चारों ओर बढ़ती है। रोजगार कहीं कुछ भी नहीं है, चारों ओर दरिद्रता की आग लगी हुई है। किसी ने ठीक कहा है कि दरिद्र कुटुंबी इस तरह अपनी इज्जत को बचाता फिरता है जैसे लाजवंती बहू फटे कपड़ों में अपने अंग छिपाए जाती है। वही दशा हिंदुस्तान की है। तो ये चैप्टर जो है आपका, इसका आपको संदर्भ लिखना है। रेखांकित अंश की व्याख्या लिखनी है, जो रेखांकित अंश है यहाँ पर। और यह दरिद्र कुटुंबी किसे बताया गया है? लेखक ने हिंदुस्तान की दशा का वर्णन किस प्रकार किया है? तो बेरोजगारी को दिखाया गया है। दरिद्र कुटुंबी किसे बताया गया? कुटुंबी बेरोजगार को बताया गया। भाषा शैली क्या है? साधारण भाषा शैली है। यहाँ पर आम बोलचाल की भाषा शैली है जिसमें कुछ हिंदी का, शुद्ध हिंदी का भी यहाँ पर प्रयोग किया गया। शुद्ध हिंदी वर्ड यहाँ पर
इस्तेमाल किए गए हैं। अगर ये वाला नहीं आता तो इसका संदर्भ देख लेना कि कौन से चैप्टर से है और लेखक कौन है। अगर ये वाला नहीं आता है तो आप ये वाला कर सकते हैं। सूर्योदय होते ही अंधकार भयभीत होकर भागा, भाग कर वह कहीं गुफाओं के भीतर और कहीं घरों के कोने और कोठरियों के भीतर जा छिपा, मगर वहाँ भी उसका गुजारा नहीं हुआ। सूर्य यद्यपि बहुत दूर आकाश में था, तथापि फिर भी उसने प्रवृत्त तेज प्रताप ने छिपे हुए अंधकार को ना उन जगहों से भी बाहर किया, निकाला ही नहीं, अपितु उसका सर्वथा नाश भी कर दिया। अब ये रेखांकित अंश दिया है। रेखांकित अंश मतलब जिसके नीचे ये रेखा खिंची हुई है, लाइन बनी हुई है, तो इसकी व्याख्या भी आपको करनी है। बात यह है कि तेजस्विनी का कुछ स्वभाव ही ऐसा होता है कि एक निश्चित स्थान में रहकर भी वह अपने प्रताप की धाक से दूर स्थित शत्रुओं का सर्वनाश कर डालते हैं। सबसे पहले संदर्भ बताना है कि चैप्टर का नाम क्या है, लेखक का नाम क्या है, पाठ का नाम, लेखक का नाम। सूर्योदय होते ही अंधकार भयभीत होकर कहाँ जा छुपा, कोठरियों में, ये सब ऊपर लिखा हुआ है, कोठरियों में, भीतर घरों के कोनों में जा छिपा था। रेखांकित अंश की व्याख्या, रेखांकित अंश कहाँ है, यहाँ पर। बात यह है से लेकर सर्वनाश कर डालते हैं। तेजस्वी लोगों की क्या विशेषता होती है, यही विशेषता होती है कि तेजस्विनी या तेजस्वी लोगों का स्वभाव ही कुछ ऐसा होता है कि वो निश्चित स्थान में हैं, रहकर वह अपने प्रताप की धाक से शत्रुओं का विनाश कर डालते हैं, सर्वनाश कर डालते हैं। भाषा शैली कैसी है, भाषा शैली साधारण है, हिंदी शब्दों का अच्छा प्रयोग किया गया है। ये सब आपको बताना होता है कि भाषा शैली क्या है। अब यही काम आपको काव्य में करने को मिलता है। काव्य के 2 पैराग्राफ दिए हैं, 2 कविता के अंश दिए हैं, किसी एक को करना है क्योंकि बीच में अथवा लगा है। दीपक दिया तेल भरी बाती, दई आघट पूरा किया बिसाहुड़ा, बहुरी न आवो हट। तो इसका क्या है, पद्यांश का संदर्भ, कविता का नाम, कवि का नाम, रेखांकित पद्यांश का भावार्थ, रेखांकित अंश की व्याख्या। रेखांकित अंश की व्याख्या ये है, इतना केवल रेखांकित है, ध्यान से देखो, बहुरी न आवो हट। पद्यांश में प्रयुक्त छंद और भाषा का स्पष्ट करना है। पद्यांश में प्रयुक्त अलंकार का नाम और लक्षण लिखना है। तो ये ग्रामर वाला सेक्शन में अच्छे से ग्रामर ज़्यादा पूछी गई, अलंकार पूछ लिया गया, छंद पूछ लिया गया, भाषा भी पूछ ली गई और व्याख्या तो बतानी है। नहीं आता तो कहत कत परेशी की बात, मंदिर अरद बदी हमसो, हरि आहार चली जात, ससी रिपु वर्ष, सूर रिपु जुगवर, हर रिपु कीन्ही घात, मद पंचक लय गयो, साबरो ताते तति अकुलात, नखत वेद ग्रह जोरी अर्थ करी, सोई बनत अबखात, सूरदास बस मई विहर के मीजे पछतात। तो उपर्युक्त पद्यांश में पता चल गया कि सूरदास की रचना है, सूरदास के पद होंगे या कोई अन्य रचना होगी। भावार्थ बताना है कि पद्यांश का भावार्थ क्या है। इसके बाद भावार्थ के बाद पूछ लिया गया है रेखांकित अंश की व्याख्या। रेखांकित अंश कहाँ है, रेखांकित अंश ध्यान से देखना, ये लाइन रेखांकित अंश है, केवल और केवल एक लाइन यहाँ पर रेखांकित अंश की है बच्चों। रेखांकित अंश की कितनी लाइनें हैं, यहाँ पर एक लाइन यहाँ पर देखने को आपको मिलती है। एक सेकेंड, ये देखो, ये वाली लाइन। इसके बाद क्या है, इसके बाद आप ध्यान से देखो कि पद्यांश का काव्य सौंदर्य यानी अलंकार क्या है, रस क्या है, छंद क्या है, ये बताना है। गोपियाँ किससे शिकायत कर रही हैं, ये बताना है। इसके बाद ध्यान से आप देखेंगे, इसके बाद ध्यान से क्या देखेंगे कि निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय देते हुए उसकी रचनाओं का उल्लेख करना है। भारतेंदु हरिश्चंद्र का जीवन परिचय, उनकी रचनाएं बताना, या फिर महावीर प्रसाद द्विवेदी। यही काम आपको कवियों के जीवन परिचय के साथ करना है। क्या करना है, किसी एक कवि का संक्षिप्त जीवन परिचय, उनकी रचनाएं। अब जीवन परिचय तो आप याद करते हो, जीवन परिचय का रट्टा लगाते हो कि जीवन परिचय याद कर रहा हूँ, जीवन परिचय याद कर रहा हूँ, याद करना, इनका याद हो गया। तो कबीरदास का लिख सकते हैं, सूरदास का, गोस्वामी तुलसीदास का, इनकी रचनाएं भी बताना है। जैसे विनय पत्रिका, रामचरितमानस, गीतावली, दोहावली, कवितावली, ये सब तुलसीदास की रचनाएं हैं। सूरदास की सूर सागर, सूरावली, कबीरदास की साखी सबद रामायणी, ये रचनाएं हैं। इसके बाद बलिदान कहानी के उद्देश्य पर आपको प्रकाश डालना है कि इस कहानी का उद्देश्य क्या है, या फिर आकाशदीप की कहानी के प्रमुख नारी पात्र का चरित्र चित्रण करना है। स्वपठित नाटक की कथा वस्तु संक्षेप में लिख देना, यही याद कर लेना, स्वपठित नाटक की कथा वस्तु, या फिर स्वपठित नाटक के मुख्य पात्र की चारित्रिक विशेषताएं। अब संस्कृत वाला सेक्शन में भी 2 पैराग्राफ दिए हैं,
ठीक है। एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद करना। संदर्भ सहित का मतलब संदर्भ लिखना है कि कौन सा पाठ है और इसका अनुवाद आपको हिंदी में करना है। कौन सा पाठ है, लेखक तो होते नहीं हैं, तो आपको पाठ का नाम और इसका हिंदी में अनुवाद करना है किसी एक पैराग्राफ का। पैराग्राफ कहाँ से कहाँ तक है, एक तो आपका इतना पैराग्राफ है और दूसरा आपका इतना पैराग्राफ दिया हुआ है। तो अच्छे से पढ़ के जाना। ये राष्ट्रभाषा हिंदी प्रचार संलग्न हिंदी साहित्य सम्मेलन अत्र स्थितम, ठीक है, ये वाला पैराग्राफ है। ये भारतवर्ष उत्तर प्रदेश राज्य प्रयाग या विशेष, ये प्रयाग वाला चैप्टर है, प्रयागराज या प्रयाग जो चैप्टर का नाम है। और ये राष्ट्रभाषा हिंदी, इस तरह का एक जो आपका चैप्टर है। इसके बाद यही काम आपको 2 श्लोक दिए होंगे, उनके साथ भी आपको करना है कि आपको संदर्भ लिखना है और उसका हिंदी में अनुवाद करना है कि कौन से चैप्टर से ये दोनों श्लोक लिए गए हैं और इनका हिंदी में अनुवाद क्या होगा, ये आपको करना है। समझ गए होंगे। चलो बढ़ते हैं आगे। अब देखो मुहावरे पूछ लिए गए हैं 2 नंबर में। निम्नलिखित मुहावरों एवं लोकोक्तियों में से किसी एक, कोई एक मुहावरा या लोकोक्ति उठा लो आप। उसका एक थैली के चट्टे बट्टे यानी कि मिले जुले हुए गुंडे या मिले जुले हुए बेईमान लोग। यथा राजा तथा प्रजा, जैसा राजा वैसी उसकी प्रजा। दूध का दूध और पानी का पानी, सभी स्थिति क्लियर हो जाना, सारा केस समझ में आ जाना। घर फूंक तमाशा देख, ठीक है, तो यानी पैसा खर्च करो और तमाशा देखो, ये वो वाला है। वाक्य प्रयोग आप अपने हिसाब से कोई अच्छा सा कर देना। एक थैली के चट्टे बट्टे, यथा राजा तथा प्रजा, दूध का दूध पानी का पानी और घर फूंक तमाशा देखना। अब दूध का दूध पानी का पानी, इसका आप वाक्य प्रयोग कमेंट बॉक्स में करके दिखाओ कि कैसे ये आप इसका वाक्य प्रयोग करोगे। इसके बाद ग्रामर में संधि में एक बहुविकल्पी प्रश्न है, फिर विभक्ति एवं वचन में एक बहुविकल्पी प्रश्न है, नामना पद में विभक्ति वचन का बहुविकल्पी प्रश्न आपको देखने को मिलता है। इसके बाद आप देखो यहाँ पर, इसके बाद क्या है कि किन्हीं 2 शब्द युग्मों में अंतर आपको लिखना है। निम्न में से किसी एक शब्द के 2 अर्थ लिखना है। किन्हीं 2 वाक्यांशों के लिए एक उचित शब्द लिखना है। सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत सब्सक्राइब कर लो। बाकी मॉडल पेपर्स भी यहाँ पर आपको लगातार मिलते रहेंगे। वैसे का वैसा ही, जो कल्पना से परे हो, बढ़ा चढ़ाकर कहना, कम भोजन करने वाला। तो एक आपको उचित शब्द एक एक देना है इनका 2 वाक्यांशों के लिए। 4 दिए हैं, 2 के लिए। निम्न में से किन्हीं 2 वाक्यों को शुद्ध करके लिखिए। क्या है, क्या आप आ सकोगे, तो यहाँ पर लिखोगे क्या आप आओगे। मुझे केवल 20 रुपये मात्र चाहिए, तो यहाँ पर आपको लिखना है मुझे केवल 20 रुपये चाहिए। मात्र और केवल एक ही बात है, तो एक चीज़ हटाना पड़ेगी, तो मात्र हटा देना। इस घटना की परीक्षा होनी चाहिए, इस घटना की जांच होनी चाहिए, ठीक है, शुद्ध हो गया। बेटी तो पराया धन होता है, तो यहाँ पर आप लिखना है क्योंकि स्त्रीलिंग है ना, तो बेटी तो पराया धन होती है, ये शुद्धिकरण हो गया। इसके बाद किसी एक रस का लक्षण और उदाहरण, संयोग श्रृंगार, हास्य श्रृंगार, संयोग श्रृंगार या फिर हास्य रस या फिर वीर रस, जानते हैं, याद होगा। इसके बाद निम्न में से किसी एक अलंकार की परिभाषा एवं उदाहरण लिखिए, श्लेष, रूपक या उपमा। इसके बाद क्या है कि निम्नलिखित में से किसी एक छंद का लक्षण एवं उदाहरण लिखिए। छंद का लक्षण और उदाहरण, चौपाई 4 चरण होते हैं, 16-16 मात्राएं होती। दोहा, इसमें 4 चरण होते हैं, पहले और तीसरे में 13-13 होती हैं, दूसरे और चौथे में 11-11 होती हैं। सोरठा इसका जस्ट अपोजिट होता है, 11-11 होती हैं पहले तीसरे में, दूसरे चौथे में 13-13। इस तरह का डिवाइडेशन होता है। अगर थोड़ा कन्फ्यूज़न हुआ हो तो उसको देख लेना। आप बताना कि कमेंट बॉक्स में कि कितने कितनी मात्राएं दोहा और सोरठा में कैसे कैसे होती हैं चारों चरणों में। 13वां प्रश्न है, किसी कॉलेज के प्रबंधक के नाम एक नियुक्ति पत्र लिखिए जिसमें प्रवक्ता हिंदी पद के लिए आवेदन किया हो। नहीं, हिंदी पढ़ाना है आपको किसी कॉलेज में, तो उसके मैनेजर को, प्रबंधक को आपको एक पत्र लिखना है कि आपने आवेदन किया है कि आप इसमें कॉलेज में पढ़ाना चाहते हो। किसमें, प्रवक्ता हिंदी विषय पढ़ाने के लिए इंटर कॉलेज में जो 11th-12th में पढ़ाते हैं, जो जैसे टीचर आपको पढ़ाते हैं हिंदी वाले सर या मैम, उस पद के लिए आपको एक नियुक्ति पत्र लिखना है या आवेदन पत्र लिखना है।
नहीं आता तो किसी बैंक प्रबंधक के नाम एक पत्र लिखिए जिसमें कृषि कार्य हेतु ट्रैक्टर खरीदने के लिए लोन मांगा गया हो, धन मांगा गया हो। तो ट्रैक्टर लेना है, लोन कराना है, तो बैंक के मैनेजर को एक आप एप्लीकेशन हिंदी भाषा में कैसे लिखेंगे। फिर एक निबंध आपको देखने को मिलेगा 9 नंबर में। पत्र ये 6 नंबर का था, 9 नंबर में निबंध। 9 नंबर में निबंध है स्वास्थ्य शिक्षा या फिर पर्यावरण प्रदूषण या फिर जनसंख्या विस्फोट, भारत की आर्थिक व्यवस्था या फिर हरित क्रांति। किसी एक पर 6 से 8 पेज का निबंध आप लिखेंगे ढंग से। सो ये था पूरा पेपर। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा क्या क्या पूछा जाता है। तो इसका PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लो, इसी तरह के सभी मॉडल पेपर्स आएंगे। इसका पूरा सॉल्यूशन भी बाकायदा यहाँ पर कॉपी पेन पे आएगा। तो कमेंट करो, लाइक करो ज़्यादा से ज़्यादा। अगर इस पर 1000 लाइक होते हैं इस वीडियो पे तो इसका पूरा सॉल्यूशन बहुत ही जल्द से जल्द आ जाएगा पूरा कॉपी पेन पे। तो जल्दी लाइक करो और कमेंट करना मत भूलना। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। PDF टेलीग्राम चैनल पर है। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। जैसे डिस्क्रिप्शन को ओपन करो, ठीक है, वहीं पे होता है जहाँ पे वीडियो होता है, वहीं उसके नीचे डिस्क्रिप्शन पर क्लिक करना। टेलीग्राम का लिंक दिया होगा ब्लू कलर का, उस पर क्लिक करना, वहाँ पर आप पहुँच जाओगे। ज्वाइन बटन पर क्लिक करना, वहाँ पर सारे पेपर आपको मिलेंगे हर विषय से। क्लास 9 से लेकर क्लास 12 तक के हर सब्जेक्ट के मॉडल पेपर, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, टिप्स ट्रिक्स के वीडियोस के लिंक वहाँ पर आते रहते हैं। PDF, इम्पॉर्टेंट PDF, बोर्ड की तैयारी, प्री बोर्ड की तैयारी, हाफ ईयरली, ईयरली सबकी तैयारी होती रहेगी। सो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड गुड लक फॉर योर फ्यूचर दोस्तों। थैंक यू एंड गुड लक फॉर एग्जाम। थैंक यू एंड बाय बाय।